हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 8 इतिहास चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर। हरियाणा बोर्ड की नई किताब है जो आपकी हमारा भारत दो नहीं 3 है, तो हमारा भारत 3 नामक जो किताब आपकी उसका पाठ नंबर 2 है सिख गुरु परंपरा। इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर इस वीडियो में करेंगे। आपको कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा जिसके अंदर आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यूज हर एक चीज़ मिलेगी, लिखी हुई भी मिलेगी, साथ में वीडियोस भी मिलेंगी। तो पेज और प्लेलिस्ट दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट आप कर सकते हो। जो वीडियो का नाम लिखा हुआ है ना उस पर क्लिक मार लेना, वो खुल जाएगा अपने आप ही। चलो अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आता है, आओ याद करें, जिसको सिर्फ याद करना है, लिखना विखना नहीं होता, मतलब काम का है, ऐसे नहीं है पेपर के लिए काम का है, ये पॉइंट्स एग्जाम में पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ आपको जो है मतलब ऐसे सोल्व नहीं करना है इन चीज़ों को। चलो पहला पॉइंट है, हम भी पढ़ लेते हैं एक बार क्या जाता है पढ़ने में। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक गांव, जो कि आज के टाइम पाकिस्तान में है, वहाँ पे हुआ था। गुरु अर्जुन देव ने 1590 में रावी और व्यास नदियों के मध्य तरन तारण नगर बसाया था। ये नगर का नाम था तरन तारण, वो नगर बसाया गया था। 11 दिसंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर एवं उनके सहयोगी मतीदास, सतीदास एवं भाई दयाला को अमानवीय शारीरिक यातनाएं देकर मौत के घाट उतारा गया था। गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना करी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खालसा की स्थापना किसने करी थी, कब करी थी, कहाँ करी थी। तीनों चीज़ें एक ही पॉइंट में है कि गुरु गोबिंद सिंह ने करी थी 1699 में, और वो भी आनंदपुर साहिब के अंदर। ठीक है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। गुरु गोबिंद सिंह के पंज प्यारों में दयाराम क्षत्रिय लाहौर से, धर्मदास जाट मेरठ से, मोहकमचंद दर्जी द्वारिका से, साहिबचंद नाई बीदर एवं हिम्मत राय कहार उड़ीसा से थे। गुरु गोबिंद सिंह ने आनंदपुर साहिब के प्रथम युद्ध में मुगल सेनापति पेंदा खां का वध कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह और बंदा बहादुर की भेंट 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र नामक स्थान पर हुई थी। जब वो गया हुआ था ना, तो मतलब घूमने अपने दुश्मन के साथ में, तब हुई थी वहाँ पे। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने 1708 में हरियाणा के सोनीपत में शहरी खांडा को अपना प्रमुख केंद्र बनाया था। चलो अब हमारे असली क्वेश्चन शुरू होते हैं यहाँ से, जो कि हमको दिमाग लगा के भरने होते हैं। बट कोई बात नहीं यार, दिमाग लगाना ही नहीं आपको लिखा लिखाया मिल रहा है सब कुछ, अपना बस टेपना ही है। बाकी हाँ याद जरूर कर लेना इनको, क्योंकि अब की बार मेरे को लग रहा है अभ्यास वालों में से देंगे ही देंगे क्वेश्चन, अच्छे खासे देंगे वो भी। तो आपको अच्छे से जो है अभ्यास वाले प्रश्न उत्तर कर लेने हैं। साथ में मैंने जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बनाए, एक आध बाहर से अगर छूटा है कोई टॉपिक तो बनाए हैं चैप्टर वाइज। अदरवाइज जो है ना अभ्यास के प्रश्न उत्तर थे जो कि काम के लगे मेरे को कि हाँ ये जरूर याद करना चाहिए, वो मैंने इंपॉर्टेंस में डाल दिए हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब रिक्त स्थान भरिए। लंगर व्यवस्था की स्थापना खालिस्तान ने की। लंगर व्यवस्था की शुरुआत या स्थापना किसने करी थी? गुरु नानक देव पहले गुरु थे और उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। मंजी प्रथा की स्थापना गुरु खालिस्तान ने की थी। कौन से गुरु ने करी थी? गुरु अमरदास ने करी थी मंजी प्रथा। बाल गुरु खालिस्तान को कहा जाता है। गुरु हरकिशन को जो है हम बाल गुरु के नाम से जानते हैं। गुरु हरगोविंद को खालिस्तान किले में कैद किया गया था। कहाँ का किला था वो? ग्वालियर में। ग्वालियर किले के अंदर जो है कैद कर लिया था मुगल शासक ने। खालसा की स्थापना खालिस्तान ने की थी। खालसा की स्थापना गुरु गोविंद ने की थी। खालसा पंथ की स्थापना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर याद रखना आपको इस चैप्टर से। खालसा को लेके क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि याद रखना, खालसा पे ज़्यादा ध्यान रखना, तुम भूल मत जाना कि खालसा किसने शुरुआत करी, कहाँ हुई, क्या हुआ। चलो अब हमको बताने हैं निम्नलिखित का सही मिलान करिए। गुरु नानक, अंगद देव, रामदास, अर्जुन देव और हरगोविंद। ठीक है, यहाँ पे इधर है हमारी साइड मीरी पीरी, गोविंदवाल, गुरु ग्रंथ साहिब, ननकाना साहिब, अमृतसर नगर। देखो हमको जो है ना इधर से इधर वाला कनेक्शन भिड़ाना होता है, कुछ ना कुछ उसने करा होगा उस नाम से। चलो देखते हैं। गुरु नानक को जो है ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे ननकाना साहिब आएगा आपका। गुरु अंगद देव, गोविंदवाल एक नगर है जो कि उनकी स्थापना अंगद देव ने करी थी। गुरु रामदास ने अमृतसर जो शहर है वो बसाया था। गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब लिखा था। ठीक है, ये किताब है जो कि लिखी गई थी गुरु अर्जुन देव ने। गुरु हरगोविंद, मीरी और पीरी ये दो तलवारों के नाम है जिसको गुरु हरगोविंद ने धारण किया हुआ था। चलो अब शुरू करते हैं आगे। मेन पर्सन हमारे बड़े बड़े हैं यार, प्रश्न उत्तर काफ़ी बड़े हैं इसमें। ये वाला पार्ट आपका सबसे बड़ा है, बाकी चैप्टर्स छोटे छोटे, कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है फिर बाद वाले चैप्टर्स में। आओ विचार करें। पहला प्रश्न, गुरु तेग बहादुर के हिंदू धर्म की रक्षा में योगदान एवं बलिदान पर विचार कीजिए।
यानी कि हमको जो है हिंदू धर्म की रक्षा में जो भी योगदान उन्होंने दिए तेग बहादुर के बारे में, उन्होंने क्या क्या करा, तो वो हमको यहाँ पे बताने हैं। गुरु तेग बहादुर ने गद्दी पर आसीन होने के बाद धर्म की रक्षा और प्रसार के लिए बहुत काम किए। इस समय मुगल शासक औरंगजेब दिल्ली का शासक था। उसके आदेश के अनुसार देश भर में सभी हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे थे और मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। गुरुजी की धर्म के प्रति निष्ठा सुनकर कश्मीरी पंडित उनसे मिलने आए थे। उन्होंने गुरुजी को बताया कि किस तरह पूरे कश्मीर में हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है और मंदिर तोड़कर उनके स्थान पर मस्जिदें बनाई जा रही हैं। धर्म पर आए इस खतरे को देखते हुए गुरुजी ने पंडितों का समर्थन करने का निश्चय किया और वे पंडितों के साथ दिल्ली चले आए। अब 11 दिसंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक पर भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला के साथ गुरु तेग बहादुर को शहीद कर दिया गया, यानी कि उनको मार दिया गया यार। जहां उनका सिर काटा गया था वहां आज गुरुद्वारा शीशगंज साहिब नाम से जो है गुरुद्वारा मौजूद है। हिंदू धर्म की लाज रखने के कारण उनको हिंद की चादर भी कहा जाता है। तो ये है आपके प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह की मुगलों के विरुद्ध लड़ाइयों एवं उनके परिणामों पर विचार कीजिए। अब ये काफ़ी ही बड़ा क्वेश्चन बनता था, बट हमने क्या करा, हमने जो है ना छोटी छोटी हमने 2 चीज़ें बतानी थी। पहला तो कि लड़ाइयाँ कहाँ कहाँ हुई और उसका जो है परिणाम क्या हुआ। हमने ज़्यादा जो फालतू पॉइंट से वो हटा दिए बीच में से, नहीं तो बहुत बड़ा प्रश्न था यार, मतलब उत्तर बहुत बड़ा हो जाता है ये। चलो देखते हैं, लड़ाइयों का वर्णन कुछ इस प्रकार हम कर सकते हैं। पहली लड़ाई थी नादौन एवं गुलेर की लड़ाई 1690-91। हमें बतानी तो पड़ेगी ना कैसी हुई थी, अगर वो भी नहीं बताएंगे तो फिर लिख ही क्या रहे हैं हमें ना। 1690-91 में जो है पहाड़ी राजाओं ने मुगल सरकार को कर देने से मना कर दिया। इस पर आलिफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने पहाड़ी राजाओं को दंड देने का निर्णय किया। नादौन नामक स्थान पर मुगल सेना और पहाड़ी राजाओं के बीच में युद्ध हुआ। गोविंद राय ने राजा भीमचंद और अन्य पहाड़ी राजाओं के साथ मिलकर मुगल सेना को हरा दिया, लेकिन बाद में पहाड़ी राजाओं ने मुगलों से संधि कर ली, जिससे गुरु गोविंद राय को बहुत ही ज़्यादा निराशा हुई थी। मतलब युद्ध तो जीत लिया था लेकिन नाराज हो गया वो। आनंदपुर साहिब का पहला युद्ध, आनंदपुर साहिब में 2 युद्ध हुए थे, तो दोनों याद रखने ही रखने। मतलब वैसे तो आपको सारे युद्ध ये वाला पर्सन जरूर से याद कर लेना, ठीक है। इसमें से जो है ना एक ऐसा नहीं है पूरा पर्सन आएगा भाई, पर्सन पूरा नहीं आएगा। इसमें से एक एक युद्ध का अलग से पूछ सकते हैं आपसे किसी भी युद्ध को। जैसे आपसे पूछेंगे निर्मो के युद्ध का वर्णन कीजिए, आप क्या बताओगे, बसोली के युद्ध का वर्णन कीजिए, तो ऐसे आपसे पूछेंगे, बट आपको पूरा याद करना है तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। आनंदपुर साहिब का पहला युद्ध 1700 में औरंगजेब के 10,000 सैनिक दीना बेग और पैदा खां के साथ युद्ध के लिए पंजाब पहुंच गए। यहां गुरु गोविंद सिंह ने एक बाण से पैदा खां का वध कर दिया, जिससे मुगल सेना भयभीत होकर मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। मतलब बहुत आसानी लड़ाई थी। तो निर्मो का युद्ध सन 1702 में वजीर खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने सिखों पर हमला कर दिया। दूसरी ओर से मुगलों का सहयोग करने वाले कुछ पहाड़ी राजाओं ने भी हमला कर दिया। यह युद्ध 2 दिन तक चला, जिसके अंत में गुरुजी की सेना जीत गई और वजीर खां अपने सेना के साथ मैदान छोड़कर फरार हो गया। बसोली का युद्ध, निर्मो के युद्ध, जब ये युद्ध जो है ना लाइन वाइज हुए थे, ऐसा नहीं है कि आगे पीछे कर रहे हो आप, लाइन वाइज हुए थे। पहले ये युद्ध हुआ, उसके बाद वो वहाँ से छोड़ के दूसरी जगह गया, फिर तीसरी, ऐसे चलता गया। अब निर्मो के युद्ध के बाद गुरुजी अपनी सेना के साथ हिमाचल के बसोली में चले गए, जहाँ का राजा धर्मपाल उनका सहयोगी था। जब यहाँ मुगल सेना ने हमला किया तो धर्मपाल के विरोधी अजमेर चंद ने मुगल सेना का साथ दे दिया। इस युद्ध में यह युद्ध जो है एक संधि के साथ समाप्त हुआ, जिसके पश्चात गुरुजी एक बार फिर से आनंदपुर साहिब में ही वापिस आ गए। अब यहाँ पे आते फिर से हमला हो गया। 2 वर्ष की शांति, आराम से रहा 2 वर्ष, लेकिन उसकी शांति के बाद में 1704 में एक बार फिर मुगल सेना ने आनंदपुर पर हमला कर दिया। इस बार युद्ध की कमान सैयद खां और रमजान खान के हाथों में थी। एक बार फिर से वे सिख वीरों को से परास्त होकर वापिस लौट आए। इस हार का प्रतिशोध लेने के लिए औरंगजेब ने फौजदार वजीर खां और जबरदस्त खां को भेजा। मुगलों ने किले को चारों तरफ से घेर लिया। 8 महीने तक घेरेबंदी रहने से मुगलों की रणनीति काम कर गई। अब रणनीति उनकी यह थी कि बेचारे अंदर ही रहेंगे, लेन देन होगी नहीं, खाना पीना जाएगा नहीं, अंदर तो भूखे अपने आप ही मरेंगे चिल्ला चिल्ला के। मुगलों ने आश्वासन दिया कि यदि वे किला खाली कर दे तो उन पर हमला नहीं होगा। 21 दिसंबर 1704 को माता गुजरी के कहने पर गुरुजी ने आनंदपुर छोड़ने का निश्चय कर लिया। इस युद्ध में मतलब वो जीते ना हारे युद्ध ही नहीं हुआ भाई, वो तो आराम से बैठे थे चिल्ल मारते हुए।
चमकौर साहिब का युद्ध। गुरुजी के आनंदपुर से निकलते ही मुगलों ने उन्हें सुरक्षित निकल जाने का अपना वादा तोड़ दिया। जो कि यहाँ से आनंदपुर से निकले थे ना, उन्होंने बोला था हम शांति से तुमको जाने देंगे, लेकिन भाई उन्होंने धोखा कर दिया, उन्होंने वादा तोड़ दिया अपना और अपनी सेना को उनके पीछे भेज दिया। सरसा नदी पार करके जब वे चमकौर साहिब पहुंचे तो उनके साथ केवल 40 सिख बचे थे, यानी कि वो सिर्फ 40 सिखों को लेकर चल रहे थे, तो वो उनके साथ थे। एक और केवल 40 सिख योद्धा और दूसरी ओर हजारों मुगल सैनिक। लेकिन उस दिन के युद्ध ने संसार को दिखा दिया कि आखिर भारत माता के सपूत किस मिट्टी के बने थे। यानी कि उस दिन उन्होंने इतनी खतरनाक युद्ध हुआ, सिर्फ 40 वर्सेस 1000 की सेना, और इस युद्ध में भी पूरे दिन के संघर्ष के बाद 5 सिख जीवित बच गए भाई, अब भी बच गए। उसके बाद युद्ध हुआ खिदराना का युद्ध। गुरु गोविंद सिंह चमकौर साहिब से निकलकर खिदराना की ओर चले गए। खिदराना तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में 2000 और सिख सैनिकों ने उनकी सेना में शामिल हो गए, लेकिन इनका सामना 10,000 मुगल सैनिकों से हो गया। इस युद्ध में बहुत सारे सिख वीरगति को प्राप्त हो गए। खिदराना से जो गुरुजी थे वो अब तलवंडी पहुंच गए, यानी कि इस युद्ध के बाद भी वो जिंदा बच गए। तो ये देख रहे हो मतलब कितने सारे युद्ध लड़े, उनकी किस्मत ही बढ़िया थी भाई, मस्त चल रही थी किस्मत। अगला प्रश्न देखते हैं, धर्म की रक्षा एवं साम्राज्य की स्थापना में वीर बंदा सिंह बहादुर के योगदान पर विचार हमको करना है। यानी कि बंदा सिंह बहादुर ने क्या क्या करा उसके लिए वो हमको पूरा बताना कि धर्म की रक्षा के लिए क्या करा, उन्होंने जो इतना बड़ा साम्राज्य बसाया वो कैसे बसाया। चलो जानते हैं सारा कुछ। बंदा सिंह बहादुर ने गुरु गोविंद सिंह के बेटों की अमानवीय हत्या का मुगलों से प्रतिशोध ले लिया। गुरुजी ने मुगलों द्वारा सभी गैर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार रोकने के लिए बंदा सिंह बहादुर को सिखों का सेनापति नियुक्त कर दिया। गुरु गोविंद सिंह ने बंदा सिंह बहादुर को 5 तीर देकर और 25 सिखों के साथ पंजाब की तरफ रवाना कर दिया। उन्होंने औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न अराजकता, अब ये वो शासक था जिसकी वजह से पंगे हो रहे थे, तो वो मारा गया था, मर चुका था, तो उसके बाद में जो अराजकता फैली कि राजा कौन बनेगा, क्योंकि उसके बेटे थे, बवाल मचा रखा था आपस में ही, तो उसी अराजकता का इन्होंने फायदा उठाया और 1709 में हरियाणा में सोनीपत के निकट सेहरी खांडा नामक स्थान पर डेरा डाल दिया। शीघ्र ही बंदा सिंह बहादुर ने सिखों की बिखरी शक्ति को इकट्ठा किया। बंदा सिंह बहादुर के साथ बहुत से लोग जुड़ चुके थे, ये वो लोग थे जो मुगलों द्वारा सताए गए थे। बंदा सिंह बहादुर ने एक विशाल सेना संगठित की और मुगलों के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर दिया। इस सेना में हर वर्ग के लोग शामिल थे, क्योंकि भाई सब लोग मुगलों के से परेशान थे, तो सारी पूरी की पूरी गैंग आ गई, मतलब जो भी कैटेगरी हो मतलब नहीं था फिर उसमें। आरंभ में बंदा सिंह बहादुर ने अनेक छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ी और जीत हासिल करी। उनकी पहली लड़ाई, बड़ी लड़ाई जो हुई थी वो 1709 में समाना शहर की मानी जाती है। इस लड़ाई को जीतकर उन्होंने भाई फतेह सिंह को यहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया। उसके बाद उन्होंने धड़ाम, ठस्का, मुस्तफाबाद को भी आसानी से जीत लिया। इसके बाद उन्होंने सढौरा की तरफ रुख किया, किंतु रास्ते में सढौरा से 4 मील दूर स्थित कपूरी गांव के दुराचारी जमींदार कदमुद्दीन पर हमला करके वहां की जनता को राहत दी। उसके बाद बंदा सिंह बहादुर ने सढौरा के अत्याचारी फौजदार उस्मान खान पर हमला कर दिया। सढौरा की लड़ाई में वहां की आम जनता, किसान, मजदूर सब ने मिलकर बंदा सिंह बहादुर का जो है साथ दिया। थोड़े से संघर्ष के बाद सढौरा पर सिखों का नियंत्रण हो गया। उसके बाद बंदा सिंह बहादुर ने 1710 में सरहिंद पर चढ़ाई की। सरहिंद में मुगल सूबेदार वजीर खां की सेना और बंदा सिंह बहादुर की सिख सेना के मध्य चपड़चिड़ी, ये बड़ा ही अजीब सा स्थान है, तो यहाँ पर जो है एक बहुत ही खतरनाक युद्ध हुआ। युद्ध में बंदा सिंह बहादुर जीत गया और सिखों ने सरहिंद पर भी कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया। बंदा सिंह बहादुर ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बाज सिंह को सरहिंद, फतेह सिंह को समाना और विनोद सिंह और राम सिंह को थानेसर का सूबेदार बना दिया। उन्होंने गुरु नानक व गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के भी चलाए और सरहिंद की विजय के बाद एक नया संवत भी आरंभ किया। उन्होंने हुक्मनामे व फरमान जारी करने के लिए एक मोहर भी जारी की थी। बंदा सिंह बहादुर ने प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ जमींदारी प्रथा को समाप्त कर किसानों को भूमि का स्वामित्व भी दिया। अगले 6 वर्षों में बंदा सिंह बहादुर की सेना ने सहारनपुर से लेकर लाहौर तक के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। दिसंबर 1715 को मुगल सेना ने उन्हें 800 साथियों सहित गुरदास नंगल नामक स्थान से बंदी बना लिया। 9 जून 1716 को दिल्ली में उन्हें अमानवीय यातनाएं देते हुए शहीद कर दिया गया। भाई वैसे इतना बड़ा प्रश्न का उत्तर पढ़ के आप हिल गए होगे, भाई इतना बड़ा प्रश्न है कि ये पूरे आधा चैप्टर इसी में टेप दिया अपने हैं।
तो देखो भाई इसमें जो है ना आपको लिखना होगा, वैसे तो पेपर में छोटा ही आएगा, इतना बड़ा नहीं आएगा, 5 नंबर तक में आ सकता है, तो थोड़ा मैंने बड़ा इसीलिए लिखा है क्योंकि काटने का तो कुछ था नहीं। अब आप पूरी कहानी पढ़ोगे, आपको मेरे को पता है भाई आपको कितना याद होता है ना, तो आधा आधा याद कर लोगे वो भी बहुत हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो इसीलिए जो है आपको ध्यान रखना है, लिखना पूरा ही है, ठीक है। नोटबुक में लिख रहे हो तो पूरा लिख लेना, उसके बाद जब याद करोगे ना तो मेन से टॉपिक से आप इसमें से याद कर लेना, कुछ आपको भूल भी जाते हो पेपर में लिखने से पहले ही, है ना। लेकिन हाँ काम का पर्सन है, इसमें काफ़ी बड़ा पर्सन है वैसे तो ये। देखो इन्होंने क्या क्या हमसे पूछा था, धर्म की रक्षा, साम्राज्य की स्थापना। अब ये जो साम्राज्य की स्थापना हुई थी इसके लिए इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े थे, और ये सारे युद्धों का इसमें जिक्र हो रखा है कि कहाँ से कहाँ गया, फिर कहाँ से कहाँ गया, और कहाँ कब जाके जो है उसने उस पर अधिकार किया था, इतना बड़ा साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई थी। तो भाई क्वेश्चन का आंसर तो बड़ा ही बनना था, मैं आधे छोड़ देता पॉइंट, फिर फायदा नहीं था ना, फिर आप भी उस पेपर में लिखते टाइम आधा आप छोड़ देते तो फिर बहुत छोटा हो जाता है ना उत्तर। चलो आपकी इच्छा है, आप जितना चाहो लिख लेना भाई। आओ चर्चा करें। अब ये प्रश्न भी चर्चा वाले भी बड़े बड़े हैं यार, अब क्या ही करूं मैं। सबसे बड़ा चैप्टर आपका ये, मतलब डिफिकल्ट चैप्टर्स में से एक है। सिख पंथ की उत्पत्ति और विकास का वर्णन कीजिए। सिख धर्म के उदय, यानी कि हमको क्या क्या बताना है अभी यहाँ पे, पहले उत्पत्ति बतानी है कि उदय कैसे हुआ, और उसके बाद वो फैला कैसे, दुनिया भर के जो लोग हैं धर्म है वहाँ तक वो कैसे फैला लोगों तक, उसके बारे में भी हमको बताना है। सिख धर्म के उदय और विकास के क्रम में 10 गुरु हुए हैं, यानी कि 10 गुरुओं ने इसमें योगदान दिया है इसको बढ़ाने में। प्रथम गुरु नानक देव और 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। उनके शिष्यों को सिख नाम से हम जानते थे। उन्होंने समानता, बंधुता, ईमानदारी और सृजनात्मक शारीरिक श्रम के द्वारा जीविका उपार्जन पर आधारित नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित की। शुरू से ही नानक का संदेश कबीर, दादू, चैत्य और अन्य संतों के समान होते हुए भी मौलिक रूप से अलग प्रकार का था। कालांतर में गुरु नानक की विचारधारा ही सिख धर्म बन गई। दूसरे गुरु अंगद देव। अब सारे गुरुओं का भाई डिस्कशन करने लग गए यहाँ पे कि इस गुरु ने ये करा, इसमें बाद वाले ने ये करा, उसने ये करा, तो ये भी बहुत बड़ा बन जाएगा। मैंने बहुत छोटे में लिखा, इससे छोटा हो भी नहीं सकता था ये। अब जो दूसरा गुरु था अंगद देव, उसने जो है एक अलग लिपि अपनाई जिसे गुरुमुखी कहा जाता था। 5वें गुरु अर्जुन देव ने सिखों के लिए पवित्र आदि ग्रंथ तैयार किया जिसे गुरु ग्रंथ साहिब भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में गुरुओं की वाणी के साथ अनेक संत कवियों की रचनाएं भी जोड़ी गई थी। 6ठे गुरु हरगोविंद ने सिखों को सैन्य स्वरूप प्रदान किया, यानी कि सेना के रूप में इकट्ठा किया था। 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना कर सिख धर्म को एक अलग ही पहचान दे दी। उन्होंने सिख गुरु परंपरा को समाप्त कर पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिखों के लिए गुरु घोषित कर दिया। तो ये हुआ था। अब मेन जो है हाईलाइट मैंने आपको बता दिया इसमें कि कैसे कैसे इनका विकास हुआ, क्या क्या उन्होंने करा। अब सारा डिस्कशन जानना है तो भाई फिर तो पाठ ही पढ़ लो बैठ के आराम से, उत्तर कहाँ लिखना है फिर हमको। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। गुरु नानक देव के जीवन और शिक्षाओं पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन अलग अलग से पूछेंगे आपसे कि गुरु नानक देव के जीवन पर का वर्णन कीजिए, जीवन कैसा था, या फिर आपसे पूछेंगे गुरु नानक देव की शिक्षाएं क्या थी, या गुरु नानक देव की शिक्षाओं पर वर्णन कीजिए, पर चर्चा कीजिए। तो इस टाइप से अलग अलग करके पूछेंगे क्वेश्चंस को। ये बहुत बड़े बड़े दे रहे हैं आपको क्वेश्चन, लेकिन पूछेंगे अलग अलग आधे आधे करके। चलो देखते हैं गुरु नानक देव का जीवन। गुरु नानक का जन्म। अब जीवन क्या होता है, आपका जीवन क्या है, आप कहाँ किसके घर में पैदा हुए, कहाँ हुआ, क्या हुआ, आपने ज़िंदगी में क्या करा, उसी को कहते हैं ना हम जीवन। तो वही हमको बताना भाई। गुरु नानक का जन्म जो है 1469 में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता का नाम मेहता कालूचंद और माता का नाम तृप्ता था। तलवंडी गांव को अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, जो अब पाकिस्तान में है। नानक का जन्म कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था। यह बालक बड़ा होकर एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में प्रसिद्ध हो गया, जिसे आज हम गुरु नानक देव के रूप में जानते हैं। जब नानक 7 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पंडित गोपाल दास की पाठशाला में भेजा गया। आप भी स्कूल में गए हो ना, वैसे जाते ही हो तभी तो पढ़ रहे हो किताब को, है ना, परेशान हो रखे हो हैं। चलो कोई ना। अब यहाँ पे जो है ना वो भी पढ़ाई, पहले के टाइम पे स्कूल तो थे नहीं, तो ऐसे ही घरों में या कहीं ऐसे पढ़ते थे नॉर्मली, छोटे मोटे स्कूल, कहने को स्कूल हुआ करते थे। तो गोपाल दास की पाठशाला में उनको भेजा गया। बाल्यकाल से ही उनकी रुचि आध्यात्म में थी। गुरु नानक का विवाह सुलखनी से हुआ, जो बटाला की रहने वाली थी। उनके 2 बेटे हो गए, श्रीचंद और लक्ष्मीदास। आक्रमणकारियों के चलते उत्तर भारत में राज आश्रय न मिलने के कारण साहित्य, कलाएं और सामाजिक ढांचा नष्ट हो रहा था। धर्म पर इन खतरों को देखते हुए उन्होंने समाज को संगठित और जागरूक करने के लिए उपदेश देने शुरू कर दिए, और फिर बाद में पूरी जिंदगी उपदेशों में ही चली गई इनकी। तो ये इनकी जिंदगी में हुआ। अब इनकी शिक्षाएं क्या क्या थी वो भी हम जान लेते हैं। गुरु नानक ने भारत, मध्य एशिया और अरब देशों का भ्रमण किया था।
गुरु नानक गृहस्थ जीवन को भक्ति के मार्ग में बाधा नहीं मानते थे। पहले के जो साधु लोग थे ना, वो ये मानते थे कि अगर तुम्हारा विवाह हो रखा है, शादी हो रखी है, बच्चे हैं, तो तुम जो है गुरु नहीं बन सकते, यानी कि तुम जो है भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकते। लेकिन ये ऐसा नहीं मानते थे, ये मानते थे कि भाई ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों साथ साथ चलेंगी। वे अपना अधिकांश समय साधना और उपदेश देने में बिताते थे। गुरु नानक ने समाज में सुधार किए बहुत सारे। गुरु नानक के उपदेश व्यावहारिक और समाज कल्याण के लिए थे। उन्होंने कहा कि संसार में ना कोई हिंदू है, ना ही कोई मुसलमान, अपितु सब उस एकमात्र परम शक्तिशाली परमात्मा की संतान है, जो अनंत, सर्वशक्तिमान, सत्य, कर्ता, निर्भय, निर्गुण और अजन्मा है। उनका उपदेश था कि हमें जातीय भेदभाव से दूर रहकर प्रेम के साथ रहना चाहिए। सिख को सैन्य स्वरूप देने वाले गुरु गोविंद सिंह के सिखों के विकास में योगदान पर चर्चा कीजिए। यानी कि अभी हमको क्या बताना है, गुरु गोविंद सिंह ने उस जो है ना सिख जो ऐसे नॉर्मल घूम रहे थे, भाई जिंदगी थी, मजे की ज़िंदगी थी सबकी, लेकिन उन्होंने उसको सेना के रूप में जब इकट्ठा किया तो वो कैसे किया, उसमें कैसे विकास हुआ, वो हमको यहाँ पे बताना है। अब सभी जो सिख गुरु थे वो गृहस्थी थे। अब गुरु गोविंद सिंह के परिवार में दो पत्नियां और 4 बेटे थे। धर्म की रक्षा करने के लिए कृपाल चंद ने गुरुजी के लिए सेना का संगठन किया। उन्होंने लोगों से कहा कि सभी अपने पुत्रों को धर्म की रक्षा के लिए सिख बना दे। लोगों ने अपने बेटों को सिख बनाना शुरू कर दिया। दान के रूप में अस्त्रों और शस्त्रों और घोड़ों की भेंट देने को कहा। पहले धन देते थे ना, तो बोले धन नहीं चाहिए हमको, पैसा नहीं चाहिए हमको, शस्त्र चाहिए, हथियार, घोड़े दो मेरे को दान में। अब इससे उनके पास बहुत बड़ी संख्या में सैनिक भी हो गए और शस्त्र इकट्ठे भी हो गए। उन्होंने सिखों को जो है मानसिक रूप से सशक्त बनाने के लिए रामायण और महाभारत का हिंदी और गुरुमुखी में अनुवाद भी करवाया। उन्होंने सिख धर्म को एक नया स्वरूप दिया और खालसा की स्थापना की। अब ये खालसा क्या है समझते हैं। खालसा की स्थापना जो है 1699 में आनंदपुर साहिब में की गई थी। खालसा यानी कि एक फौज ही थी एक टाइप से, उसको हम खालसा कहते थे। तो ये जो है आनंदपुर साहिब में की गई थी। खालसा की स्थापना से गुरुजी ने सिख धर्म को सैन्य स्वरूप प्रदान किया, जो मुगलों से मुकाबला करने के लिए समय की मांग थी। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना कर भविष्य में सिखों के लिए 5 प्रतीक धारण करना अनिवार्य कर दिया, और ये प्रतीक थे केस, कृपाण, कड़ा, कंघा और कच्छा। गुरुजी ने अपनी दूरदृष्टि से एक ऐसी सेना का निर्माण किया जो मुगलों से लोहा ले सके। इस सेना में शामिल होने वालों को खालसा कहा जाता था। समझ गए ना। अब खालसा जो नाम है, ये खालसा किसके लिए यूज किया जाता था, वो सैनिकों के लिए यूज करते थे हम। गुरु गोविंद सिंह ने घोषणा की कि जब देश पर विदेशी शक्तियां हमलावर होकर आई हैं तो एक ही तीर्थ है, तीर्थ यानी कि पुण्य भूमि है, वो है रणभूमि, एक ही वर्ण है खालसा। ठीक है, तो ये है आपका इसके ऊपर देखो हमें पूरा पता लग गया ना, ये विकास कैसे हुआ, सेना कैसे बनी, क्या सीन हुआ, पूरा हमें इस उत्तर के अंदर पता लग गया। अब अगला प्रश्न है, खालसा की स्थापना और विस्तार पर गुरु गोविंद सिंह के कार्यों पर विस्तृत चर्चा कीजिए। बिल्कुल डिट्टो ऊपर वाला उत्तर भाई, मतलब ये सेम टू सेम नहीं, इसमें से भी काटा गया, थोड़ा बहुत छोटा ही है ना। लेकिन चलो हम इसको भी पढ़ के सुनाना, या भाई अपना तो फर्ज बनता है पढ़ के सुनाने का। वैसे हाँ, नोटबुक प्रिपेयर कर रहे हो ना, वेबसाइट पे लिखा हुआ है यार, वहाँ से करोगे आराम से, मस्त बैठ के आराम से करो, कोई वीडियो पॉज करना नहीं, कुछ नहीं, आराम से फ़ोन में सरकाते रहो, देखते रहो और लिखते रहो, है ना। तो वो बढ़िया है, मैंने वो आपके लिए लिख रखा है, डिस्क्रिप्शन के लिंक चेक कर सकते हो आप, बाकी चैप्टर्स के भी मिल जाएंगे यार। अब देखते हैं यहाँ पे खालसा की स्थापना जो है, अब हमको क्या बताना है। देखो खालसा की स्थापना और उसका विस्तार, यानी कि पहले स्थापना कैसे हुई और फिर वो फैला कैसे, वो लोगों तक कैसे पहुंचा, उसके बारे में हमको बताना है। खालसा की स्थापना 1699 में आनंदपुर साहिब में की गई थी। खालसा शब्द का अर्थ होता है पवित्र। खालसा की स्थापना से गुरुजी ने सिख धर्म को सैन्य स्वरूप प्रदान किया, जो मुगलों से मुकाबला करने के लिए समय की मांग थी। सन 1699 की बैसाखी के दिन गुरुजी ने आह्वान पर 5 लोग धर्म हित में अपने प्राण देने के लिए आगे आए। इन्हें पंच प्यारे कहा जाता है। इन सबको गुरुजी ने सबके सामने जो है 5 प्यारों के नाम से प्रस्तुत किया। 5 वीरों ने गुरुजी के साथ मिलकर अमृत ग्रहण किया। और भाई वैसे आपको बता दूं, अगर डिफिकल्ट करना होता ना इस क्वेश्चन के उत्तरों को, मैं देखो यहाँ पे 5 जो प्यारे हैं ना, ये 5 बंदों के नाम दे रखे थे, तो आपको कंफ्यूज कर देते वो और ज़्यादा, तो इसीलिए मैंने उनको हटा दिया। भाई नाम वाम किसी को याद नहीं रहेंगे, आपको रहते ना मेरे को रहते हैं ना, तो सिंपल कहानी तो याद कर लोगे, कहानी है अब तो ये, अब तो इसमें कुछ बचा नहीं है कि ऐसे ऐसे हुआ, तो वो याद रह जाता है यार। तो इसीलिए मैंने उसको इसी हिसाब से लिखा कि आप भी याद कर लो, नंबर भी पूरे आए, कटे बिना नंबर, और याद भी हो जाए बढ़िया से। चलो आगे बढ़ते हैं। मिलकर अमृत ग्रहण किया, ये 5 वीर दर्शाते हैं कि गुरुजी के अनुयायी समस्त भारत में थे।
इसके बाद गुरुजी ने इन सबके नामों के साथ सिंह लगा दिया और वे खुद भी गुरु गोविंद दास के स्थान पर गुरु गोबिंद सिंह के नाम से जाने जाने लगे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना कर भविष्य में सिखों के लिए 5 प्रतीक धारण करने अनिवार्य कर दिए और ये प्रतीक थे केस, कृपाण, कड़ा, कंघा और कच्छा। गुरुजी ने अपनी दूरदृष्टि से एक ऐसी सेना का निर्माण किया जो मुगलों से लोहा ले सके। इस सेना में शामिल होने वाले को खालसा कहा जाता था। गुरु गोविंद सिंह ने घोषणा की कि जब देश पर विदेशी शक्तियां हमलावर होकर आई हैं तो एक ही तीर्थ है रणभूमि, एक ही वर्ण है खालसा। चलो आसान है ना। चलो सेम ही था यार, तीसरे वाले क्वेश्चन जैसा ही उत्तर था ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं, आनंदपुर साहिब के युद्धों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। संक्षिप्त यानी कि उनको डिटेल में हमको बताना है। 2 युद्ध हुए थे आनंदपुर साहिब में। पहला युद्ध जानते हैं, फिर दूसरा युद्ध जानते हैं। तो ये अलग अलग भी पूछ सकते हैं आपसे, पहला युद्ध बता दो भाई, दूसरा युद्ध बता दो। तो इसीलिए जो है ना, आप अच्छे से करोगे ना, अभ्यास के कर लेना, वो बहुत है इस चैप्टर से भाई, मतलब लिटरली बहुत है वो अभ्यास वाले ही। उससे बाहर नहीं मेरे को लगता आएगा कुछ पूछेंगे, क्योंकि सारा चैप्टर लिखवा दिया इन्होंने यार, चैप्टर से भी ज़्यादा ही लिखवा दिया मेरे से। 1700 में जो है औरंगजेब के 10,000 सैनिक दीना बेग और पैदा खां के साथ युद्ध के लिए पंजाब पहुंच गए। यहाँ गुरु गोविंद सिंह ने एक ही बाण से पैदा खां का वध कर दिया, जिससे मुगल सेना भयभीत होकर मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। बिलासपुर के राजा भीमचंद का कहना था कि यदि गुरुजी आनंदपुर साहिब में रहना चाहते हैं तो उसका किराया दे, अन्यथा वे उसे छोड़ दे। गुरुजी पर दबाव डालने के लिए भीमचंद ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर आनंदपुर साहिब को घेर लिया। गुरुजी इनसे युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, बेफालतू में लड़ाई क्यों करनी, इसीलिए वो आनंदपुर छोड़कर कीरतपुर के निकट निर्मो नामक स्थान पर चले गए। अब ये था यहाँ पे पहला युद्ध, संक्षिप्त वर्णन बताना ना कि क्या क्या हुआ युद्ध और युद्ध के बाद क्या हुआ, तो इसीलिए ये सारा लिखना पड़ा मेरे को। आनंदपुर साहिब का दूसरा युद्ध 1704 में एक बार फिर मुगल सेना ने आनंदपुर पर हमला कर दिया। इस बार युद्ध की कमान सैयद खां और रमजान खान के हाथों में थी। एक बार फिर से वे सिख वीरों से परास्त होकर वापस लौट आए। इस हार का प्रतिशोध लेने के लिए औरंगजेब ने फौजदार वजीर खां और जबरदस्त खां को एक बड़ी सेना के साथ सिखों पर हमला करने के लिए भेज दिया। मुगलों ने किले को घेर लिया। उनकी रणनीति थी कि जब अंदर भोजन सामग्री समाप्त हो जाएगी तो सिखों के पास पराजय के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं होगा। 8 महीने तक घेरेबंदी रहने से मुगलों की रणनीति काम कर गई। ना कोई अंदर से बाहर आ सकता था, ना ही सिखों तक कोई सहायता पहुंच सकती थी। मुगलों ने आश्वासन दिया कि यदि वे किला खाली कर दे तो उन पर हमला नहीं होगा। 21 दिसंबर 1704 को माता गुजरी के कहने पर गुरुजी ने आनंदपुर छोड़ने का निश्चय कर लिया। तो ये 2 लड़ाइयाँ हुई थी। पहली वाली तो चलो यार लड़ाई हुई थी जिसमें पहले तीर में ख़त्म खेल, और दूसरी युद्ध के अंदर दूसरा जो लड़ाई हुई थी आनंदपुर में, उसमें आराम से बाहर बैठ के चूल्हे पे रोटी पका रहे, मज़े में चिल मार रहे भाई। मतलब इनको कुछ मतलब नहीं है, लड़ाई क्या घंटे की लड़ाई थी ये। आराम से बैठे हुए हैं कि भूखे मरेंगे, अपना बैठे बैठे रहो, तुम भी खाओ वो भी खा रहे हैं। अब देखते हैं किसका खाना पहले सपटता है। तो ये काम हो गया था। चलो कोई ना, ये थे आपके प्रश्न उत्तर, काफ़ी बड़े बड़े हैं मैं समझता हूँ यार, इससे छोटे नहीं कर पाया मैं। अब छोटे होते बेफालतू में जो मेन पॉइंट्स है वो स्किप करना कोई लॉजिकल बात नहीं थी। तो हाँ, एक चीज़ कर लेना, आप लिख सारे लेना पूरे के पूरे, और हाँ जब याद करो ना पेपर में, आधे आधे से भी याद हो जाते हैं, आधे तो आप भूल ही जाओगे। तो इनमें से आधे आधे भी याद हो जाते हैं तो काम चल जाएगा, आपका पास होने का काम हो जाएगा। बट हाँ, अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो इसमें से आपको ऑलमोस्ट सारा ही लिखना पड़ेगा भाई, फिर हम मैं कुछ नहीं कह सकता है ना। वैसे भी मेरे को जहाँ तक लगता है ना, इसमें से एक तो बड़ा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं, 5 4 नंबर या 4 नंबर या 5 में आपके आते हैं जो क्वेश्चन, तो वो जो बड़े क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, वो इस पार्ट में से आने के बहुत चांसेस है। और क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएंगे, क्वेश्चन एक ही आएगा, तो अभ्यास वाले कर लेना, सफिशिएंट है, उससे बाहर ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली आपको। बाकी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी बना रखी है मैंने आपके लिए, जो जिसमें जो है क्वेश्चन को किस स्टाइल में पूछ सकते हैं आपसे, क्या लिख के। अब अभ्यास वाले सेम टू सेम तो चिपकाएंगे नहीं आपको, तो थोड़ा सा घुमा देंगे क्वेश्चन को, तो वहाँ पर उस हिसाब से भी मैंने लिख रखा है उनको। चलो वो वाली वीडियो इच्छा करे तो भाई देख लेना, नहीं मन करे तो कोई बात नहीं। हाँ वैसे आपको जो है ना सारा सोल्यूशन मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, आपको प्लेलिस्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट देखते ही नहीं है, वो फिर बोलते हैं कि सर चैप्टर 3 करवा दो, चैप्टर 4 करवा दो। भाई पहले प्लेलिस्ट जाके देखा करो, प्लेलिस्ट के अंदर मैंने वीडियो डाली है कि नहीं डाली है, बाद में बोला करो यार, तुम पहले ही लग जाते हो बोलने कि भाई ये करवा दो वो करवा दो। प्लेलिस्ट चेक करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो का जो नाम लिखा हुआ है ना उस पर क्लिक मार दो तो वो अपने आप खुल जाता है। फिर वहाँ पे बाकायदा लिखा मिलेगा कि ऑल वीडियो, वॉच ऑल वीडियोज़, और उसके नीचे एक लिंक सा मिलेगा, तो उस पर क्लिक मार के आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो वो वाली देख लेना, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर वीडियो बाद में देखते हो ना, 10-15 दिन के बाद में देख रहे हो, तो भाई फिर तो आराम से मिलेगा आपको,
क्योंकि मैं जल्दी निपटानी है यार, मेरे को भी किताब निपटानी है, दूसरे स्टूडेंट का भी करवाना है ना, सभी की किताबें चेंज हुई है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, टाइम पास कर रहा हूँ यार मैं बेफालतू का, वैसे ये बहुत बड़ी वीडियो थी ये। चलो बाय बाय। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12 तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है, तो सब्सक्राइब कर लेना यार, तुम बिल्कुल सब्सक्राइब भी नहीं करते, सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।